हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज। आज हम फिजिक्स का सैम्पल पेपर टर्म 1 का सॉल्यूशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सैम्पल पेपर में आपका जो टाइम है वो 90 मिनट्स का टाइम है। सैम्पल पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, सेक्शन ए, बी, सी। टोटल आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं। 55 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को हम देखते जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। पहला तो हम ये देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जानने के लिए हमें पहले इस डायग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, इस डायग्राम के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, देखिए जैसे आपका ये सरफेस है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। ठीक है, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस इन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम। जैसे ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है। पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर। आर के फंक्शन पर डिपेंड है, आर सेम है तो पोटेंशियल भी आपका सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। वन बाय वन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, हमें ऑप्शन 1 दे रखा है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग, देखते हैं। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे देखिए ये वाला सरफेस है, एक और सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लीजिए दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, इससे इस तरफ जाएंगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे को कट करेंगी। अगर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्रॉस हो गए तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो क्रॉस ईच अदर। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ईच अदर देन देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। और ये हमने पढ़ा है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। द रेट ऑफ, ऑप्शन सेकंड है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। यही तो हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ऑप्शन थर्ड दे रखा है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या स्फीयर्स होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपके डायग्राम को देख के बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखते रहिए आप। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक प्लेन शीट है या प्लेन पेपर है, रेक्टेंगुलर टाइप का है। ठीक है, नॉट कोई स्फीयर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। और हम एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी स्फीयर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसमें एक इमेजिनरी स्फीयर होता है। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस +8q एंड -8q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 मिनट, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू दिस चार्जेस। पॉइंट, वह पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, दो चार्जेस हैं, 1 मिनट, दो चार्जेस हैं, -2q एंड +8q। ठीक है,
अब क्या दे रखा है कि हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो हो। सो इक्वेट कर देते हैं दोनों को, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का होने का मतलब है एक ही डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जभी तो कैंसिल होकर जीरो होंगे। ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ जैसा कि ऑप्शन वैल्यू रखी हमने K8Q L+R, जैसे इसको डिस्टेंस R माना तो ये L+R हो जाएगा, वो R हो जाएगा। ठीक है, तो K2Q/R²। ठीक है, दोनों के को कैंसिल कर दिया यहाँ से, 1 मिनट, के को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आगे, ठीक है, ये वो लगाया हमने, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 2 को 8 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब दोनों का आप अंडर रूट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसने रूट ले लिया, यहाँ पे जाके दोनों का रूट ले लिया, तो 2R = L+R आ गया। ठीक है, R = L आ गया। ठीक है, तो P(x)L लिया था हमने, x = 12 फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है, x = 12। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन 8 आ गया। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 19 डिग्री। ठीक है, देखिए दे क्या रखा है इसमें, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर डाइपोल रखा है, ये डाइपोल मान लीजिए। ठीक है, -Q + Q। ठीक है, अब पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क क्या होता है? PE cos θ1 - cos θ2। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद इसका सॉल्यूशन हमने नहीं करा है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डाइपोल पहले तो जीरो एंगल पे था, तो यहाँ पे θ1 क्या रखेंगे हम? जीरो रखेंगे, और θ1 जीरो की वैल्यू होती है 1। दोबारा दूसरी पोजीशन उसकी 90 डिग्री पे, यानी θ = 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये टर्म तो आपका 0 हो गया, लेकिन ये हो गया 1, तो वर्क डन क्या आ गया आपका? ओनली PE हो गया आपका वर्क डन। ठीक है, PE आपका वर्क डन हो गया। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, PE। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड आर जॉइंड इन सीरीज विद ईच अदर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। देखिए, जब कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो हम उसे, जैसे रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ा जाता था तो उसका फॉर्मूला होता था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसा ही अगर कैपेसिटेंस को सीरीज में, देखिए वहाँ पे पैरेलल था लेकिन यहाँ पे सीरीज में जोड़ा जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह सेम फॉर्मूला आ जाएगा, 1/C इफेक्टिव = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे C1 C2 C3 की जो दे रखी है, तो आप पाएंगे जो C सीरीज है वो इफेक्टिव आ रहा है, C इफेक्टिव आ रहा है आपका 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका सेकंड, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया सेकंड, 1 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, फिफ्थ क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक dielectric constant 5 are at a distance r between them, experience an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है तो आपकी वैक्यूम में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो इसे भी हम सॉल्यूशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई मीडियम आ जाता है किसी दो चार्ज के बीच में, तो जो उसकी फोर्स की फॉर्मूला होता है ना 1/4 πε0। तो
तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। लेकिन अगर इसे हम के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ही आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ई नॉट इंटू के। ठीक है, तो ई नॉट इंटू के दे रखा है आपको। ठीक है, सो जो एफ है, एफ में तो के का टर्म नहीं होगा नीचे, तो ये क्या है, ये बेसिकली एफ डिवाइडेड बाई के ही तो है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है एफ इजिकल टू दिस। ठीक है, सो के से मल्टीप्लाई करके ही तो एफ आया है, तो के की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। एफ डिवाइडेड बाई के भाई आपको 5 ही तो दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है। ठीक है, के की वैल्यू तो आप लगा देंगे 5f इजिकल टू 5f। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ठीक है, क्वेश्चन 5 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 फराडे। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। ठीक है, सो गॉस लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि देखिए गॉस लॉ में जो फॉर्मूला आता है वो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। मीन्स जो गॉस लॉ के अंदर चार्जेस होते हैं खाली उन्हीं के द्वारा फ्लक्स काउंट किया जाता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आउटसाइड हो चाहे इनसाइड दोनों के कारण फ्लक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए गॉसियन सरफेस चाहे ऐसा ले लीजिए चाहे ऐसा ले लीजिए, हमेशा पॉइंट चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसे भी गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होगा, गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, गॉस थ्योरम अप्लाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? आप कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इंक्रीज नहीं होता है या कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कैलकुलेट होता है, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। अ कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी विद V voltage. After charging battery is disconnected and a dielectric slab with dielectric constant K is inserted between its plate. The potential across the plates of a capacitor will become। ठीक है, अब ये पोटेंशियल पूछ रहा है कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या होना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करने के बाद और डाइलेक्ट्रिक करने से पहले आपका पोटेंशियल कैसा था, यानी मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक नहीं था जब तो आपका पोटेंशियल के था। ठीक है, जब तो आपका पोटेंशियल V था। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, सो हमें पता है Q चार्ज वो है रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, जैसा कि Q इजिकल टू सी वी होता है। ठीक है, तो Q डैश इजिकल टू सी वी डैश। ठीक है, तो Q इजिकल टू के सी वी डैश हो गया, तो V इजिकल टू Q बाई के सी हो गया, और V डैश इजिकल टू V बाई के आपका आ गया। तो ऑप्शन इसका 1 मिनट, ऑप्शन इसका
थर्ड हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बाई के हो जाएगा उसका, ठीक है, वी डैश इजकल टू वी बाई के आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन 15 तक ही करेंगे हम, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर पूरा। मिनिमम 4 आवर्स मैं बता दे रहा हूँ सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए, और ने भी सैम्पल पेपर मिनिमम 4 आवर ही लगाए हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपका मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 14 से 45 मिनट में सैम्पल पेपर का सॉल्यूशंस कंप्लीट कर दूंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपका डाल दूंगा, और इसके सॉल्यूशंस की जो सॉल्यूशंस हैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 8। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज दैट डिवाइस विच इज बेस्ट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आपका बेस्ट रहता है जो कि आपकी एक्यूरेट ईएमएफ मेजर करता है। क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a circuit containing two wires of same material connecting in parallel. If the length and radii of the two wires are in the ratio 3:2 and 2:3, then the ratio of the current passing through the wires will be। देखिए हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है दो वायर्स में, ठीक है, जिसका सेम मटेरियल है। अब सेम मटेरियल से क्या समझते हैं, सेम मटेरियल का होने के बाद उनका रजिस्टिविटी जो कि ओनली ऑन मटेरियल पे डिपेंड करती है वो भी आपकी सेम होगी। कनेक्ट इन पैरेलल्स, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है उनकी वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ टू वायर्स आर इन द रेशियो, एल बाई आर का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है, दोनों वायर्स का, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी, करंट का रेशियो आपको निकालना है। तो ये भी देख लेते हैं हम, 1 मिनट, ठीक है। आपका करंट का रेशियो है, ठीक है। सो जैसे कि आपको R1 R2 रेजिस्टेंस के दो वायर दे रखे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको सर्किट में दिखाया गया है। टू वायर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो आपको L1 L2 का रेशियो दे रखा है 3:3:2, और R1:R2 का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। सो R1 का फॉर्मूला लिखेंगे आप, R इजकल टू क्या होता है, रो L बाय ए, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो वही आप लिखेंगे यहाँ पे, R1 इजकल टू रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, R2 इजकल टू रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। सो R1 अपॉन R2 क्या हो गया, L1 अपॉन L2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सो R1 अपॉन R2 का रेशियो निकाल सकते हैं आप आराम से, ठीक है, 27/8 आ गया, ठीक है। सो I1 अपॉन I2 क्या होता है, V इजकल टू आई आर होता है, ठीक है। सो I इजकल टू क्या हो गया, V बाई आर। सो ये V बाई आर दे रखा है, V भी सेम है आपके, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो रेशियो क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1, I1 अपॉन I2 इजकल टू R2 अपॉन I1। सो रेशियो आपका आ गया 8:27। तो फोर्थ देख लेते हैं क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 8:27, ठीक है। ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन 9 की तरफ, 1 मिनट, क्वेश्चन 10 की तरफ। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ठीक है, वो जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। इंक्रीज करने पे टेम्परेचर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का तो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर है उसका डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इंक्रीज फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है वी यूज अलाउज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव, क्योंकि उनके पास जो उनकी लो टेम्परेचर होता है अलाउज के पास, क्योंकि वो
लो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो देर से मेल्ट करेंगे, ठीक है। लो टेम्परेचर होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड रजिस्टिविटी आपका हाई रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है क्वेश्चन 11 का, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको हाई रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 12 है, अ कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड between the two ends of a uniform metallic wire, heat H is developed, heat H is developed in it. If another wire of the same material double the radius and twice the length as compared to original wire is used, then the heat developed it will be, heat developed निकालनी है आपको, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। सो पहले का रेजिस्टेंस आपको R इजकल टू रो एल बाई ए आपको दे रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर डैश निकाल लेंगे, आर डैश निकाल लिया, ठीक है। आपने वही फॉर्मूलों से आर डैश भी निकाल लिया। अब इसमें जो हीट होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हीट का, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो वी इजकल टू आई आर होता है भाई, वी इजकल टू आई आर होता है, तो आई इजकल टू वी बाई आर हो गया, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, आर से आर कैंसिल, सो आई आ गया, ठीक है। आई आई आर, ठीक है। सो हीट इसका वी स्क्वायर आर इंटू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, टी होता है सॉरी, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया, तो एच डैश वी स्क्वायर बाय आर डैश इंटू टी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आपकी कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। सो आपका एच डैश बाई एच क्या हो गया, आर बाय आर डैश, बस लगा दीजिए क्या है रेशियो उनका, ठीक है। तो 2/1 हो गया, एच डैश इजकल टू 2h आ गया। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड है 2h, ठीक है। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज increased to 12 voltage with its temperature kept constant, the drift velocity of the free electron in the conductor will be, ठीक है। 13 क्वेश्चन है ये, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड होना है, बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या होना है, ठीक है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका ई वी टाउ बाय एम, ठीक है। टाउ क्या होता है आपका, रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस पे क्या है, टेम्परेचर कीप कांस्टेंट दे दिया हमें, टेम्परेचर तो भाई कांस्टेंट ही दे दिया है, तो हम टाउ का तो यहाँ पे रोल देंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी फिक्स होता है आपका, ठीक है, और मास तो फिक्स है ही। सो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी खाली आपकी पोटेंशियल पे ही डिपेंड हुई। अगर पोटेंशियल v से 2v हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v से 2v हो जाएगी। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का रिलेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 13 हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन 13 समझ में आया होगा। अब आता है मेन क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसको जूम कर देता हूँ मैं, आपको ज़रा सही से नहीं दिख रहा होगा क्या है, ठीक है। मैं इसको दूसरे पेज पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल नहीं है, इसे मैं चेक करके आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है क्यू वी बी, एफ इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का तो डायमेंशन नहीं होता, आपको वी का डायमेंशन निकालना है, तो बी इजिकल टू क्या हो गया,
एफ अपॉन क्यू वी, ठीक है। एफ की क्या है, न्यूटन है, ठीक है। ऐसा करिए, इससे तो आप हार्ड पड़ जाएगा, आप दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। इससे तो आप चेंजिंग करेंगे फिर। इसका एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, ड्यू टू अ करंट वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, फोर्स का होता है एफ इजिकल टू आई एल बी, एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। तो आपको बी का डायमेंशन निकालना है, तो बी इजिकल टू क्या हो गया, एफ अपॉन आई एल। तो एफ न्यूटन में है, पर एम्पियर पर लेंथ हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो आज के लिए इतना ही। अभी हमने 15 क्वेश्चन सैम्पल पेपर के डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको 15 से आगे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, क्वेश्चन नंबर 14। सो वीडियो को काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए हमें यहाँ पर रोकना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट में मिलते हैं विद प्रॉपर डायग्राम्स। आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।